अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज का ये लेक्चर हमारी इस वीडियो सीरीज़ का चौथा वीडियो लेक्चर है जिसमें पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और आप तमाम लोग जानते हैं कि लॉ के सेक्शन को हम स्टार्ट कर चुके हैं और लॉ के सेक्शन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 7 को हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस देख सकते हैं। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है आर्टिकल 7 से लेकर आर्टिकल 40 तक। इसमें हमने फंडामेंटल राइट्स को भी कवर किया है और इसके साथ साथ हमने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को भी कवर किया है। अब यहाँ पर मैं आप तमाम लोगों को ये बताता चलूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन है दैट सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपने फंडामेंटल राइट्स को लाजमी प्रिपेयर करना है और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो कि स्टार्ट होते थे आपके 29 से लेकर आपके 40 तक, इनको आपने अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना है। लेकिन आपका एम्फेसिस जो है आर्टिकल नंबर 8 से 28 तक रहना चाहिए और आर्टिकल नंबर 7 में स्टेट की डेफिनेशन है। अब से जिस सेक्शन को हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज जुडिकेचर, और जुडिकेचर में डिस्कस किया जाएगा सुपीरियर कोर्ट्स के हवाले से कि सुपीरियर कोर्ट्स जो है वो कितनी तरह की हैं, कैसे जो है वो इस्टेब्लिश हुई हैं, यहाँ पर जजेस कैसे आते हैं और इससे रिलेटेड तमाम स्टाफ। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाय किए। जुडिकेचर आर्टिकल नंबर 175 से लेके 212 तक डिस्कस किया गया है और इसमें चैप्टर नंबर 1 है द कोर्ट्स के नाम से। तो सबसे पहला आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर जो है वो है जी आर्टिकल 175, और आर्टिकल 175 में डिस्कस किया है एस्टैब्लिशमेंट को। एस्टैब्लिशमेंट क़याम को कहते हैं और जुरिसडिक्शन, जुरिसडिक्शन जो है वो 2 से 3 तरह की होती है। एक दायरा इख्तियार के हवाले से जुरिसडिक्शन होती है, एक आपकी माली लिहाज से जुरिसडिक्शन होती है और एक आपकी जो है वो सब्जेक्ट मैटर के हवाले से यानी कि नेचर ऑफ केसेस के हवाले से जुरिसडिक्शन होती है। बहरहाल आपने इसको यहाँ पर दायरा इख्तियार के जो है ना हवाले से समझना है। तो क़याम और दायरा इख्तियार किसका? अदालतों का। अब कोर्ट से मुराद यहाँ पर सुपीरियर कोर्ट्स हैं। बहरहाल हम इसको पढ़ते हैं। द स्टेट शैल एस्टैब्लिश, रियासत जो है कायम करेगी। क्या चीज़ कायम करेगी? ए पर देखें आप, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक सुप्रीम कोर्ट किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखते हैं हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट किसके लिए? फॉर ईच प्रोविंस, हर प्रोविंस के लिए। अच्छा, हर प्रोविंस के लिए एक हाई कोर्ट हो गया। एंड द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए भी एक हाई कोर्ट हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर एनी अदर कोर्ट्स एज मे बी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और इसके अलावा भी किसी किस्म का और कोर्ट जो कि कानून की तरफ से जो है कायम किया गया है, वो भी रियासत की जिम्मेदारी है कि उसने कायम करना है। रियासत ने क्या क्या कायम करना है? सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हर प्रोविंस के लिए एक हाई कोर्ट और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट, और इसके अलावा किसी भी किस्म का और कोर्ट जो कि कानून की तरफ से आपको कायम करने के लिए ऑर्डर किया गया हो, डिक्टेट किया गया हो। उसके बाद नो कोर्ट शैल एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन एक्सेप्ट एज कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो कहता है कि किसी भी अदालत ने किसी किस्म की ऐसी जुरिसडिक्शन जो है एक्सरसाइज नहीं करनी, यानी कि कोई ऐसा काम नहीं करना। जुरिसडिक्शन से मुराद जिस तरह मैंने आपको बताया ना, जो उस कोर्ट की अथॉरिटी में है, जो उस कोर्ट को लॉफुली ऑर्डर किया गया है करने के लिए, तो उस अदालत ने किसी भी किस्म का ऐसा काम नहीं करना जो उसकी जुरिसडिक्शन से, दायरा इख्तियार से बाहर है। ठीक है, तो अब इसकी क्लॉज 3 को हम पढ़ते हैं। क्लॉज 3 में लिखा गया है कि द जुडिशरी शैल बी प्रोग्रेसिवली सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव विद इन 14 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसिंग डे। अब यहाँ इस चीज़ को इस हवाले से समझें कि जब आईन पाकिस्तान जो है वो 1973 का वजूद में आया है, तो उस वक्त से बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने के 14 साल के अंदर अंदर किसको सेपरेट करना है? एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से। आप तमाम लोग जानते हैं कि स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं, उसमें से 2 ऑर्गन्स जो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी हैं। तो इनको एक दूसरे से सेपरेट करना है, क्योंकि पाकिस्तान में सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है कि तमाम के तमाम ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट एक दूसरे से जुदा काम करेंगे और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हुए बगैर काम करेंगे। तो स्टेट के आप ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं कि गवर्नमेंट है, उसके बाद जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है। तो यहाँ पर जुडिशरी की और एग्जीक्यूटिव की बात की जा रही है कि इनको 14 साल के अंदर अंदर एक दूसरे से सेपरेट कर दिया जाएगा। उसके बाद ये आर्टिकल नंबर 175A ये इस वजह से मिसिंग है क्योंकि इसका एक तो जो है ना स्केच यहाँ पर स्लाइड्स में देना और आपको समझाना काफ़ी मुश्किल था। इस वजह से मैंने कहा कि आप लोगों के लिए समझने के लिए आसानी क्रिएट हो, इसके लिए हम एक टेबल बना के आपको प्रोवाइड कर देते हैं। वो टेबल आप जो है वो इस नंबर पर जो हमारा व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको हम टेबल प्रोवाइड कर देंगे। या अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते तो इस चैनल की जो कम्युनिटी है वहां पर हम जो है उसको अपडेट कर देंगे। अच्छा, आर्टिकल 175A में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस को किस तरीके से जो है अपॉइंट किया जाएगा, उसमें जो कमेटी है अपॉइंट करने के लिए उसकी कंपोजिशन को डिस्कस किया गया है। वैसे इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन स्टिल आपने उसको ओवरव्यू करना है और उस ओवरव्यू करने के लिए वो टेबल हम आपके साथ जल्द शेयर कर देंगे। कमिंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्ट 7, ठीक है, ऑफ पार्ट 7। अच्छा, इसमें सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 176 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद यहां पर कयाम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी आर्टिकल नंबर 176 को। आर्टिकल नंबर 176 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ, सुप्रीम कोर्ट मुश्तमिल होगा किसके ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर। अच्छा, एक हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस, और इसको हम क्या कहेंगे, टू बी नोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हम कहेंगे। एंड सो मेनी अदर जजेस एज मे बी डिटरमिन्ड बाय एक्ट ऑफ मजलिस शूरा एंड अंटिल सो डिटरमिन्ड एज मे बी फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो वो कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल होगा जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहेंगे, और इसके अलावा एक्ट ऑफ मजलिस शूरा यानी कि मजलिस शूरा के बनाए हुए कानून के मुताबिक और जजेस जो मजलिस शूरा ने अपने उस कानून के अंदर स्पेसिफाई करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो शामिल होंगे। यानी कि एक चीफ जस्टिस शामिल होगा जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहेंगे, और इसके साथ और जजेस भी शामिल होंगे। उन जजेस का जो नंबर है, उन जजेस के हवाले से जो भी उनकी जो है ना क्वालिफिकेशन है, वो एक्ट ऑफ मजलिस शूरा स्पेसिफाई कर देगी। क्वालिफिकेशन तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा, लेकिन उनका नंबर जो है, उनका जो नंबर है वो एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट हमें बताएगा, यानी कि मजलिस शूरा की तरफ से बनाया गया कानून हमें बताएगा। और इन केस अगर ऐसा कानून एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, जब तक वो कानून नहीं आता तब तक वो उसका नंबर जो है वो स्पेसिफाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग शामिल होंगे। देन अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब आर्टिकल नंबर 177 हमें बताता है अपॉइंटमेंट के बारे में, किसकी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175A। अब 175A को भी हमने जो है वो स्किप किया है। मैंने आपको बताया कि उसमें कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन किसकी है, उस कमेटी की जिसने जजेस को अपॉइंट करना है। तो यहां पर वो कहता है कि चीफ जस्टिस जो है, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है, और इसके अलावा जो अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अपॉइंट किए जाएंगे किसकी तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा जितने भी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे जो मजलिस शूरा ने बताए हैं, फॉर एग्जांपल उसने बताया कि 17 जजेस होंगे, तो वो 17 के 17 जजेस जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाएंगे। और वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, इस आर्टिकल में बताए गए प्रोसेस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल एक कंपोजिशन है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, मेंबर्स भी इंक्लूडेड हैं। उन लोगों ने 10 लोगों को रिकमेंड किया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, और इनकी अपॉइंटमेंट कंफर्म होगी प्रेसिडेंट की तरफ से। जो हमारा आइन है उसमें प्रेसिडेंट के पास सिर्फ यही पावर है कि उसने सिग्नेचर करने हैं या उसने एक बार नजर सानी के लिए कह देना है। तो यहां पर यह बात हुई है। उसके बाद इसकी क्लॉज 2 में जाते हैं कि अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ दे आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद क्लॉज 2 की तरफ हम चलते हैं कि अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ दे आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड। अच्छा, यहां पहली बात तो ये हमने क्लियर कर दी कि एक शख्स कब एलिजिबल होगा किस चीज के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, जब वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होगा। पहली एलिजिबिलिटी यहां पर है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। उसके बाद उसने सर्व किया हुआ, हैज सर्व्ड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years। अब सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि उसने, अब उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने के बाद उसने अगर हाई कोर्ट के जज के तौर पे 5 साल के लिए काम किया हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की अहलियत रखता है, उसके नाम को कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 15 years, या अगर वो हाई कोर्ट का जज नहीं है तो फिर उसने हाई कोर्ट की एडवोकेसी की हुई हो कम से कम 15 साल के लिए, 15 years के लिए। ये हो गया हमारा 3rd नंबर पे क्वालिफिकेशन। उसके बाद अच्छा, ये यहां इस पर इसकी क्वालिफिकेशन एंड हो जाती है। तो हमने क्लियरली समझ लिया कि अगर एक शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल बनना चाहता है तो सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, दूसरे नंबर पर उसने हाई कोर्ट के जज के तौर पे 5 साल काम किया हो, या फिर उसने एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे हाई कोर्ट में 15 साल काम किया हुआ हो, तो वो एलिजिबल है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है उसने आर्टिकल 175A के अकॉर्डिंग अपॉइंट करना है। अच्छा, उसके बाद हम ओथ की तरफ चलते हैं, हलफ की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 178 में बताया गया ओथ ऑफ ऑफिस। बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस
दफ्तर का जो चार्ज है उसको हासिल करने से पहले, उस चार्ज को लेने से पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल मेक बिफोर द प्रेसिडेंट, इसने किसके सामने ओथ लेनी है? प्रेसिडेंट के सामने। एंड एनी अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस, और बाकी जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ओथ लेनी है। और ओथ ये जो है ये थर्ड स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। दोबारा से इसको समझते हैं कि ऑफिस में एंटर होने से पहले सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने ओथ लेनी है। और सुप्रीम कोर्ट के बकिया जितने भी जजेस हैं जो चीफ जस्टिस से हट के हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने ओथ लेनी है। अच्छा, देन हम आर्टिकल 179 की तरफ चले जाते हैं जो कि रिटायरिंग एज के बारे में बताता है। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस, अब सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो ऑफिस को होल्ड करेगा कब तक? अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि 65 साल की उम्र तक एक जज सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज रह सकता है और सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को एज अ जज होल्ड कर सकता है, अनलेस ही सूनर रिजाइंस। अब यहां एक्सेप्शन दी जाती है कि 65 साल तक तो मैक्सिमम वो रह सकता है, और अगर इससे पहले वो रिजाइन देना चाहे तो इससे पहले वो रिजाइन दे सकता है, या और इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर वो आईने पाकिस्तान के अकॉर्डिंग 65 साल से पहले रिमूव भी किया जा सकता है। तो हमारे पास 3 सिनेरियोज आ गए कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे ऑफिस को होल्ड करेंगे 65 साल की उम्र तक, और 65 साल से पहले अगर आप खुद रिजाइन देना चाहें तो आप रिजाइन दे सकते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात कि आपको आईने पाकिस्तान के प्रोसेस के अंडर अगर रिमूव किया जाता है तो वो भी आपको 65 साल से पहले किया जा सकता है। देन हम आर्टिकल 180 की तरफ जाते हैं। आर्टिकल 180 में हमें एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बताया जा रहा है। एट एनी टाइम, अब यहां बताया जा रहा है कि 2 सिचुएशंस हैं जब एक्टिंग चीफ जस्टिस आ सकता है। सबसे पहली क्या? द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज वैकेंट। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो दफ्तर है वो वैकेंट है, खाली है। अब खाली किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। जब वो खाली होता है, या द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज एब्सेंट। अच्छा, पहली तो ये है कि वो वैकेंट हो गया है, वैकेंट से मुराद की चीफ जस्टिस जो है वो अब चला गया है या चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है, जो भी मसला हुआ है उसकी वजह से उसका दफ्तर वैकेंट हो गया है, या वो एब्सेंट है। दूसरी बात क्या है? एब्सेंट है, या और इज अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शंस। अब ये अनेबल टू परफॉर्म फंक्शन किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। तो इन तीनों सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट है उसने क्या करना है? शैल अपॉइंट द मोस्ट सीनियर ऑफ द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या करना है कि जब चीफ जस्टिस का ऑफिस वैकेंट हो गया है तो उसने उसके बाद जो मोस्ट सीनियर जज होगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर देना है। फॉर एन एग्जांपल, आप यहां देखते हैं कि ये चीफ जस्टिस है, ठीक है, चीफ जस्टिस है, और ये जो है अब यहां ऑफिस से एब्सेंट है, या इसका ऑफिस वैकेंट है, या ये अपने फंक्शंस अब परफॉर्म नहीं कर सकता किसी भी रीजन की वजह से। तो इसके नीचे यहां पर ये जजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे ये जज है, ये जज है, ये जज है। तो अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके बाद जो मोस्ट सीनियर जज होगा उसको जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट कर देना है जब तक कि नया चीफ जस्टिस नहीं आ जाता। अच्छा, उसके बाद एक्टिंग जजेस, आर्टिकल 181 में बात की जा रही है एक्टिंग जजेस के हवाले से। तो इसमें सिंपल बात की गई है कि एट एनी टाइम व्हेन द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज वैकेंट। तो पहले तो चीफ जस्टिस का ऑफिस वैकेंट था, अब जो है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस वैकेंट है, ठीक है। A judge of the Supreme Court is absent, या सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो एब्सेंट है, सबसे पहले वैकेंट हो गया, दूसरे नंबर पर वो एब्सेंट हो गया, या वही सेम बात कि वो अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शंस है, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता किसी भी वजह से। द प्रेसिडेंट में इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 177 इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपॉइंट अ जज ऑफ द हाई कोर्ट हु इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी टेम्परेरीली एक्ट एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो उसने क्या करना है? सबसे पहले हमने ये चीज समझनी है कि सुप्रीम कोर्ट का जज एब्सेंट है, उसका ऑफिस वैकेंट है, या वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह करना है कि हाई कोर्ट के किसी भी ऐसे जज को एक्टिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तौर पे अपॉइंट कर देना है जो क्वालिफाइड हो, जिसका क्राइटेरिया मीट कर रहा हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, तो उसको हम एक्टिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। उसके बाद आर्टिकल 182 की तरफ हम चलते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस जो है आप यूं समझें कि ये टेम्परेरी जजेस हैं, ये किसी मखसूस पर्पज के लिए जो है इनको अपॉइंट किया गया है, तो इनको एडहॉक जजेस कहते हैं। ये
बेसिकली जो है ना परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरीली किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। तो यहां पर हम इसको पढ़ते हैं कि इफ देयर आर नॉट इनफ जजेस टू होल्ड अ और कंटिन्यू अ सुप्रीम कोर्ट सेशन। अब सुप्रीम कोर्ट के सेशन को फॉर एग्जांपल रन करने के लिए इनफ जजेस मौजूद नहीं हैं। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है कि जजेस रिटायर हो गए हैं, जजेस मौजूद नहीं हैं, एब्सेंट हैं या उनके ऑफिस वैकेंट हैं। तो अब यहाँ सिनेरियो क्या क्रिएट हुआ है कि इनफ जजेस मौजूद नहीं हैं। द चीफ जस्टिस विद द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल कैन टेम्परेरीली अपॉइंट द एडहॉक जजेस। अब यहाँ पर क्लियर हो गई बात कि जो एडहॉक जजेस हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ अपॉइंट कर देने हैं। और कब अपॉइंट करने हैं? जब इनफ जजेस मौजूद नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट के सेशन को रन करने के लिए। पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं कि दीज एडहॉक जजेस कैन बी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये एडहॉक जजेस जो हैं ये प्रीवियसली जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो हो सकते हैं अगर लेस देन 3 years हैव पास्ट सिंस दे होल्ड द ऑफिस। तो इनकी अगर रिटायरमेंट को 3 साल से ज्यादा अरसा नहीं हुआ तो दे कैन बी अपॉइंटेड एज एडहॉक जजेस बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हमने यहां पर यह चीज समझ ली। दूसरा पॉइंट भी हमारा कवर हो गया। तीसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि अल्टरनेटिवली द चीफ जस्टिस कैन अपॉइंट अ हाई कोर्ट जज विद द प्रेसिडेंट अप्रूवल एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स कंसेंट। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकता है कि फॉर एग्जांपल फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एडहॉक जज के तौर पे अपॉइंट नहीं करना, तो वो किसी हाई कोर्ट के जज को भी एडहॉक जज, अच्छा एक्टिंग जज और एडहॉक जज दोनों डिफरेंट हैं। एडहॉक जज एक मखसूस अरसे के लिए आएगा, तो एडहॉक जज के तौर पे हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसेंट के साथ, यानी कि जिस हाई कोर्ट से आप जज को लेके आ रहे हैं उसके चीफ जस्टिस की कंसेंट और प्रेसिडेंट की कंसेंट दोनों जरूरी है अगर आप हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज के तौर पे लेके आ रहे हैं। हमारी तीसरी क्लॉज भी हो गई। उसके बाद जो है हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ कि द अपॉइंटेड एडहॉक जजेस विल हैव द सेम अथॉरिटी एंड जुरिसडिक्शन एज रेगुलर सुप्रीम कोर्ट जजेस व्हाइल सर्विंग। तो इन एडहॉक जजेस के पास जो है सेम पावर होगी, सेम अथॉरिटी होगी, इनकी सेम जुरिसडिक्शन होगी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। उसके बाद हम आर्टिकल 183 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 183 हमें बताता है जी सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहां पर वाक़ होना है, कहां पर बैठना है। द परमानेंट सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू क्लॉज 3 बी एट इस्लामाबाद। तो ये इस्लामाबाद में होगी इसकी परमानेंट सीट, ये हमें बता दिया। फेडरल कैपिटल में सुप्रीम कोर्ट की परमानेंट सीट होगी। अच्छा, द सुप्रीम कोर्ट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम सिट इन सच अदर प्लेसेस एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट में अपॉइंट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम जो इसकी प्रिंसिपल सीट है उससे हट के भी मुख्तलिफ जो है वो सीट्स पे ऑपरेट कर सकती है और इसके लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसने प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना है। अच्छा, क्लॉज 3 क्या है कि अंटिल प्रोविजन इज मेड फॉर एस्टैब्लिशिंग द सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद द सीट ऑफ द कोर्ट शैल बी एट सच प्लेस एज द पार्लियामेंट में अपॉइंट। अब ये पहले की बात की जा रही है जब आईन पाकिस्तान आया कि सुप्रीम कोर्ट की जो परमानेंट सीट है वो इस्लामाबाद में जब तक नहीं बनती तब तक जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी वहां पर जो है प्रेसिडेंट जो डिसाइड करेगा वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट बैठेगा। तो यहां पर इसमें यह बात की गई है। अच्छा, अब आर्टिकल 184 जो है ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें आर्टिकल 184(3) के बारे में बाज़ दफ़ा पूछ लिया जाता है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन लेता है। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ओरिजिनल दायरा इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, यहां पर उसको डिस्कस किया जा रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है जी? एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है। किस हवाले से? टू डिसाइड डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने के लिए किसके दरमियान? बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान किसी किस्म का डिस्प्यूट आता है तो उसकी एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन, सिर्फ और सिर्फ जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसके बाद हम इसके पॉइंट 2 को पढ़ते हैं। द कोर्ट कैन ओनली इशू डेक्लेरेटरी जजमेंट्स इन सच केसेस। इसकी क्लॉज 2 हमें कहता है कि जब इस तरह का डिस्प्यूट आएगा फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान तो सिर्फ और सिर्फ डेक्लेरेटरी किस्म की जजमेंट्स को जो है पास किया जा सकता है। ये वर्ड आपने याद रखना है कि जब फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान डिस्प्यूट होगा तो सिर्फ और सिर्फ डेक्लेरेटरी जजमेंट्स पास की जा सकती हैं। उसके बाद जी हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 184 क्लॉज 3 को, और इसमें जो बात की गई है वो ये है कि इफ अ केस, अगर किसी केस में इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है? सिग्निफिकेंट पब्लिक इशू। और ये सिग्निफिकेंट पब्लिक इशू किस चीज से रिलेट करता है? ये रिलेट करता है फंडामेंटल राइट से।
द कोर्ट, कोर्ट कौन सा? सुप्रीम कोर्ट, कैन इशू नेसेसरी ऑर्डर्स, क्या कर सकता है? नेसेसरी ऑर्डर कर सकता है अंडर आर्टिकल 199। अब आर्टिकल 199 के बारे में समझना है कि आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पास कोई भी एग्रीव्ड पर्सन जाता है, एग्रीव्ड पर्सन वो होता है जिसका कोई राइट इन्फ्रिंज होता है, जिसके साथ कोई ज्यादती होती है, तो वो एग्रीव्ड पर्सन एक एप्लीकेशन लेके जाता है रिट की सूरत में, और तो वो एग्रीव्ड पर्सन अदालत के पास एक एप्लीकेशन लेके जाता है, और जो हाई कोर्ट है वो 5 तरह की डायरेक्शंस इशू करती हैं, जिनको हम 5 तरह की रिट्स कहते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है कि वो जो हाई कोर्ट को पावर दी गई है आर्टिकल 199 में, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे कि अगर कोई भी केस जिसमें सिग्निफिकेंट पब्लिक इशू है और वो पब्लिक इशू फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स ऑन विदाउट एनी एप्लीकेशन खुद भी एक नेसेसरी ऑर्डर पास कर सकती है, और वो नेसेसरी ऑर्डर अंडर आर्टिकल 199 जो है उसी तरह की रिट्स ये इशू कर सकती है। तो आर्टिकल 184(3) में ये बात की गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 185, और इसमें डिस्कस किया गया है एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू हेयर अपील्स अगेंस्ट हाई कोर्ट जजमेंट्स, डिक्री एंड ऑर्डर्स। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अथॉरिटी है कि वो सुन सकती है क्या चीजें? अपील्स, किसके अगेंस्ट? हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट, हाई कोर्ट की पास करदा डिक्रीज के अगेंस्ट, और हाई कोर्ट के पास करदा ऑर्डर्स के अगेंस्ट। अब ये जजमेंट्स क्या होती हैं, डिक्री क्या होती हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं, इनको आप एक साइड पे रखें। हम सिर्फ इतना समझेंगे यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर में अदालत ने किसी किस्म की चीज़ को डिसाइड किया है। जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ये कानून के तालिब इल्म के लिए पढ़ना ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट वो अपील सुन सकता है। अच्छा, अब अपील जो है वो कब कब सुन सकता है? ऐसा नहीं कि हर मैटर से रिलेटेड आप लिटिगेशन लेके सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। चंद मैटर्स हैं जिनसे रिलेटेड, ये चंद सिनेरियोज हैं जिनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो अपील सुनेगा। अच्छा, अपील्स कैन बी मेड इन केसेस इन्वॉल्विंग, अपील किन केसेस में होगी? सबसे पहले अगर एक्विटल का रिवर्सल हो गया, यानी कि जो है ना एक्विट किया गया था लोअर कोर्ट्स की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से, सेशन कोर्ट की तरफ से, और उसको जो है उस एक्विटल का रिवर्सल हो गया, दोबारा से उस इंसान को पकड़ लिया गया है। उसके बाद इनहैंस्ड सेंटेंसेस, यानी कि सेशन कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने जो सजा दी थी हाई कोर्ट ने उसको बढ़ा दिया है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की तौहीन की सूरत में, या डिस्प्यूट्स एक्सीडिंग अ स्पेसिफाइड मॉनेटरी वैल्यू। अब ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स आपको बता देंगे कि मॉनेटरी वैल्यू क्या है। तो इन सिचुएशंस में अपील्स हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। सबसे पहले क्या कि अगर हाई कोर्ट ने एक्विटल को रिवर्स कर दिया, यानी कि पहले निचली अदालतों ने एक मुल्जिम को छोड़ दिया था और हाई कोर्ट ने उस एक्विटल के, उस छोड़ने के ऑर्डर को रिवर्स करके उस मुल्जिम को दोबारा पकड़ लिया है। अब ऐसा मुल्जिम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, उसकी अपील सुनने का हक सुप्रीम कोर्ट को है। दूसरा कि जो उसको सजा कैद दी गई थी, हाई कोर्ट ने उसको एनहांस कर दिया, मजीद बढ़ा दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मैटर्स के अगेंस्ट भी सुन सकता है अपील। उसके बाद अगर तौहीन अदालत का कोई मैटर है उससे रिलेटेड भी अपील सुन सकता है, या फिर एक स्पेसिफिक अमाउंट जो डिस्प्यूट की है उसकी मॉनेटरी वैल्यू अगर एक्सीड करती है तो उसके रिलेटेड भी जो है सुप्रीम कोर्ट अपील सुन सकता है। उसके अलावा अपील्स आर आल्सो अलाउड इफ द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है या कोई ऐसी चीज है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कोई क्लैरिटी की जरूरत है या कोई डिस्प्यूटेड चीज है, एक जो है एक अदालत उसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन कर रही है, दूसरी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन कर रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो है वो इन्वॉल्व है, तो ऐसी सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो अपील को सुन सकता है। इन केसेस नॉट कवर्ड अंडर दीज सर्कमस्टांसेस एंड अपील रिक्वायर्ड प्रायर परमिशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा मैटर है, यानी कि इस मेंशन्ड चीजों के अलावा कोई ऐसा मैटर है जिसमें हाई कोर्ट ने आपके अगेंस्ट डिसीजन दिया और आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील सुने, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपील फाइल कर सकेंगे। देन एपेलेट जुरिसडिक्शन को डिस्कस करने के बाद हम एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को डिस्कस करते हैं। आपने देखा हमने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पढ़ी,
ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बाद हमने उसकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन को डिस्कस किया, एपेलेट जुरिस्डिक्शन के बाद हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पढ़ रहे हैं। यहां पर देखें 184 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, उसके बाद 185 में एपेलेट जुरिस्डिक्शन, 186 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब एडवाइजरी तजवीज करने वाली जुरिस्डिक्शन। सो इफ एट एनी टाइम द प्रेसिडेंट कंसीडर्स दैट इट इज डिजायरेबल टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ व्हिच ही कंसीडर्स फॉर पब्लिक इंपॉर्टेंस, ही मे रेफर द क्वेश्चन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर कंसिडरेशन। अब क्या होता है कि प्रेसिडेंट को कभी लगता है, उसको जरूरत महसूस होती है कि कोई ऐसा कानून का सवाल है, कोई ऐसा जो है वो कानूनी मैटर है, कोई ऐसी कानूनी पेचीदगी है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस की है, अवामुन नास के हवाले से वो उसकी अवामुन नास की जो है वो इंपॉर्टेंस की है, उसके फेवर की है, उसके हक में बेहतर है। तो यहां जो ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, उस क्वेश्चन ऑफ लॉ के आंसर के लिए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है कंसिडरेशन के लिए उस क्वेश्चन को भेज सकता है और सुप्रीम कोर्ट फिर उसके ऊपर जो है एक ओपिनियन पास करती है। सो द सुप्रीम कोर्ट शैल कंसीडर अ क्वेश्चन सो रेफर्ड एंड रिपोर्ट्स इट्स ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन टू द प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है, उस क्वेश्चन को कंसीडर करना है और अपनी ओपिनियन उस पर प्रेसिडेंट को पास करनी है। तो ये कौन सी जुरिस्डिक्शन होगी सुप्रीम कोर्ट की? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 186A, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस। अब यहां द सुप्रीम कोर्ट में इफ इट कंसीडर्स इट एक्सपीडिएंट टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस transfer any case, appeal or other proceeding pending before any high court to any other high court। अब सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है, सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये जो है किस चीज के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जरूरी है, तो वो ट्रांसफर कर सकता है किसी भी केस को या अपील को या अदर प्रोसीडिंग को जो कि पेंडिंग है किसी हाई कोर्ट के सामने, उसको दूसरे हाई कोर्ट में वो ट्रांसफर कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के पावर है और ये पावर 186A में दी गई है और ये पावर है पावर टू ट्रांसफर केसेस। ठीक है, पावर टू ट्रांसफर केसेस। उसके बाद आर्टिकल 187 आपको बताता है इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स, डायरेक्शंस और डिक्रीज टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस इन एनी पेंडिंग केस। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? ऑर्डर इशू कर सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है, डिग्री पास कर सकता है या इंश्योर कंप्लीट जस्टिस इन एनी पेंडिंग केस। ठीक है, उसके बाद दीज ऑर्डर्स आर इन्फोर्स्ड अक्रॉस पाकिस्तान एंड ट्रीटेड एज इफ इशूड बाय रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं कि वफाक में, इस्लामाबाद में मौजूद है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म की कोई डायरेक्शन दी है, किसी किस्म की कोई डिक्री दी है और या किसी किस्म का कोई इंसाफ किया है, तो अगर अब उसके फैसले के ऊपर अमल दरामदी नहीं होगा तो फिर उस फैसले की क्या वक़्त होगी? तो यहां पर इस जो है वो पॉइंट के अंदर एलाबोरेट किया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई भी फैसला करता है और उस फैसला उसने फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में बैठ के किया और वह फैसला कंसर्न्ड है सिंध से रिलेटेड, तो सिंध में वो फैसला ऐसे ही इन्फोर्स होगा, ऐसे ही जो है वो लागू होगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन ऐसे ही होगी जैसे सिंध के हाई कोर्ट ने उसको इन्फोर्स किया है, सिंध के हाई कोर्ट ने उसको पास किया, उसकी ये अथॉरिटी होगी। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इज फाइनल इफ देयर इज डिस्प्यूट ऑन विच हाई कोर्ट कुड इंप्लीमेंट इट्स ऑर्डर। अब अगर दो हाई कोर्ट्स के दरमियान जो है वो डिस्प्यूट है कि किस हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इंप्लीमेंट करना चाहिए, जुरिस्डिक्शन का एरर है कि पंजाब के हाई कोर्ट को इंप्लीमेंट करना है या सिंध के हाई कोर्ट को इंप्लीमेंट करना है, तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा इस मामले में वो डिसीजन फाइनल समझा जाएगा। अच्छा, अब यहां पर आप एक और चीज भी नोटिस कर लें कि ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने पॉइंट्स नोट करने हैं, जो बात हो रही है उसको एक बार समझना है और अपनी रिवीजन के लिए एक दो बार इन लेक्चर्स को सुन लेना है। उसके बाद जी हम आर्टिकल 188 को पढ़ते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू की पावर दी गई है। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर subject to the provisions of any act of Majlis Shura and of any rules made by the Supreme Court to review any judgment pronounced or any order made by it। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए किसी भी ऑर्डर को, किसी भी जजमेंट को रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास खुद ही है। रिव्यू करने का मतलब है कि दोबारा से उसको देखना। एक ऑर्डर आपने पास कर लिया है, कोई पर्सन चाहता है कि इसके अंदर कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा नहीं है, तो वो एप्लीकेशन देगा और सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। तो ये रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 188 देता है और यहां क्लियर बात की गई है कि ये जो रिव्यू की पावर है ये आपने एक्सरसाइज करनी है सब्जेक्ट टू एनी एक्ट ऑफ मजलिस शुरा। अगर कानून, इसमें पार्लियामेंट का कोई
कानून एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले आपने उसको देखना है। अगर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कोई रूल्स एग्जिस्ट करते हैं तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट उनको देखेगा। उनके ताबे रहते हुए अपनी जजमेंट को, अपने ऑर्डर को वो रिव्यू कर सकता है। इसकी पावर आर्टिकल 188 उसको देता है। उसके बाद हम आर्टिकल 189 को डिस्कस करने वाले हैं, डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सटेंट दैट इट डिसाइड्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट का हर वो डिसीजन या सुप्रीम कोर्ट का वो स्पेसिफिक डिसीजन जिसमें किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में बात की गई हो, उसको इंटरप्रेट किया गया हो, उसको मजीद इलाबोरेट किया गया हो, या और इज बेस्ड अपॉन और इनिशिएट आ प्रिंसिपल ऑफ लॉ, या उसने जो कानून का कोई प्रिंसिपल है उस हवाले से बात की हो, बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ऑल कोर्ट्स इन पाकिस्तान, ये तमाम के तमाम अदालतों के ऊपर बाइंडिंग होगा। अब इसका जो है वो मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एक मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है और ये एक मखसूस कानून है ए, इसकी एक शिक है A1, ठीक है, इसकी एक शिक है A1। इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए वजाहत कर दी है, क्योंकि इस कानून में कोई एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट करती थी। 2 साल बाद इसी तरह का कोई मैटर लोअर कोर्ट के सामने आता है, सिविल कोर्ट के सामने आता है। अब जब सिविल कोर्ट के सामने ऐसा मैटर आता है तो एक पार्टी इस जजमेंट को जो 2 साल पहले दी गई थी लोअर कोर्ट में प्रेजेंट करती है और कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले इस कानून की शिक की ऐसे वजाहत की थी तो आपके ऊपर ये बाइंडिंग है। तो आर्टिकल 189 के अंडर तमाम की तमाम जो ऐसी जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट पास करते हुए किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिस्कस करे या किसी प्रिंसिपल ऑफ लॉ पर बात करे और उसकी वजाहत करे या प्रिंसिपल ऑफ लॉ प्रेजेंट करे, तो उस हवाले से वो जजमेंट लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होती है। यहां पर ये बात की गई है। उसके बाद हम आर्टिकल 190 को पढ़ते हैं, एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि तमाम के तमाम एग्जीक्यूटिव जो है और तमाम की तमाम जो जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, थ्रू आउट पाकिस्तान, वो किस तरीके से काम करेंगी? वो इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट काम करेंगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी जगह पर असिस्टेंस चाहिए उसके डिसीजन की इंप्लीमेंटेशन के लिए किसी और हवाले से, तो तमाम की तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की एड में जो है वो काम करेंगी। आर्टिकल 190 ये कहता है। उसके बाद आर्टिकल 191 बात करता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर की। अब ये इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, सिर्फ एक बार आपको इनको सुन लेना है और आपको ये क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेट द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो है आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने लिए रूल्स बना सकता है। और ये हमारा लेक्चर है जिसमें हमने डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 175 से लेकर आर्टिकल 191 तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये सेक्शन है इसको हम कंप्लीट करें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक आर्टिकल को आपसे डिस्कस करूं, उसके बारे में आपसे बातचीत करूं, ताकि आप इन लेक्चर्स को सुनने के बाद कंसेप्ट ले सकें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और अपने एग्जाम के अंदर बेहतर परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा आप स्टूडेंट कम्युनिटी का हिस्सा बने। जल्द हम यहाँ पर आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के सैम्पल क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है वो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। इस कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए www.learnupakistan.com को भी आप विजिट करेंगे, वहां पर भी आपको बकिया सब्जेक्ट्स के हवाले से मटीरियल मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।